मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आईपीओ के ऊपर, और साथ ही साथ चर्चा करेंगे जो अभी बहुत चर्चित विषय बन गया है एलआईसी में आईपीओ के ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं आईपीओ है क्या। तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ लाया क्यों जाता है, अगर इसके ऊपर बात करें तो आईपीओ लाया जाता है जब भी किसी कंपनी को पूंजी की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है, तो वह अपना शेयर पब्लिक को पहली बार बेचती है। अपनी कंपनी का शेयर जब पहली बार बेचती है और जब पब्लिक उसे खरीदती है तो उसे ही आईपीओ कहते हैं। तो आईपीओ लाने के कई कारण हो सकते हैं। यदि कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्री आईपीओ लाती है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बताया है कि अगर कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो उसके पीछे कारण रहता है कि कारोबार का, वो अपने बिजनेस का, अपने उद्योग का एक्सपेंशन करना चाहते हैं। ये कारण हो सकता है कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, कोई नया उनके उद्योग का कोई विस्तार करने के साथ साथ कोई नई कंपनी खोलना चाहते हैं। तो ये कारण एक हो सकता है। अगर किसी कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्ज है तो वो कर्ज से बाहर आने के लिए, इंटरेस्ट यानी ब्याज से बचने के लिए वो क्या कर सकते हैं, कर्ज का भुगतान करने के लिए भी आईपीओ लाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी कंपनी या उद्योग का खर्चा बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी वो आईपीओ ला सकते हैं। और इस तरह से कई कारणों से आईपीओ लाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये होता है कि जब कोई भी इन्वेस्टर यानी कोई भी निवेशक जब किसी कंपनी का शेयर खरीदता है तो उसे क्या मिलता है, भाई वो तो कंपनी को पैसा दे रहा है, बदले में उसे मिलता है शेयर। और शेयर मिलने का मतलब क्या हुआ कि जितने शेयर उन्होंने खरीदे यानी इन्वेस्टर्स ने जितने शेयर खरीदे उतने शेयर तक उस कंपनी का मालिकाना हक भी उसे मिल जाता है। यानी कि शेयर खरीदने का मतलब हुआ कि कंपनी में हिस्सेदारी उसे मिल जाती, जितने शेयर खरीदेंगे उतने शेयर तक हिस्सेदारी यानी मालिकाना हक मिल जाता है। लेकिन कोई भी कंपनी जब शेयर आईपीओ लाती है तो आईपीओ लाने के लिए उसे एक भारत में एक संस्था है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे सेबी कहते हैं, प्रैक्टिकली उसे सेबी नाम से हम लोग जानते हैं। तो सेबी के पास उन सेबी के जो भी गाइडलाइन होते हैं आईपीओ जारी करने का, उसी के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही सारा काम होता है। तो आगे हम बताएंगे प्रोसीजर में कि कैसे सेबी जो है कंट्रोल करता है ऐसे आईपीओ को। तो आईपीओ लाने के लिए आपको सेबी के इंस्ट्रक्शन यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर सेबी को क्या बताना होता है, तो सेबी को ये बताना होता है कि भाई आप आईपीओ क्यों ला रहे हैं, अगर आप आईपीओ ला रहे हैं उससे जो कैपिटल आप जुटाएंगे उस कैपिटल का उपयोग क्या करेंगे। तो ये सब सेबी के सामने रखना पड़ता है। और इस तरह से आईपीओ लाने का एक प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर बना हुआ है, जिसे हम आपको थोड़ी देर बाद बताते हैं। अब यहां पर देखिए, अभी जो विषय, चूंकि आईपीओ इसलिए चर्चा में आ गया है ज्यादा क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले हमारे वित्त मंत्री ने बजट भाषण में ये कहा कि हम एलआईसी का आईपीओ जारी करना चाहते हैं। अब एलआईसी एक बड़ी संस्था है और 1956 में जो संसदीय अधिनियम के तहत इसे बनाया गया था, उस समय भारत में बहुत सारी निजी कंपनियां थी और उन निजी कंपनियों को राष्ट्रीयकरण करके, नेशनलाइजेशन करके 5 करोड़ की पूंजी भारत सरकार ने उसमें लगाई। 5 करोड़ की पूंजी लगा करके लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नामक एक सार्वजनिक उपक्रम बनाया गया। सार्वजनिक उपक्रम का मतलब यह था कि उसमें जो सारा कैपिटल था, जो सारी पूंजी थी, वो भारत सरकार की थी और भारत सरकार के नियंत्रण वाली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया। अब बात यह उठ रही है कि इस कंपनी का, इस सार्वजनिक उपक्रम का कुछ प्रतिशत शेयर बेचा जाना है। तो शेयर बेचे जाने का मतलब समझना पड़ेगा कि शेयर बेचा जा रहा है तो क्यों बेचा जा रहा है और क्या इसका मकसद क्या होगा। तो पहले कुछ बेसिक चीजों को देख लेते हैं। देखिए, पहले ये तो देख ही चुके हैं कि भाई अगर आईपीओ लाया जाता है तो उसके पीछे कारण क्या है। अब यहाँ पर एलआईसी की स्थिति जो वर्तमान में है, जो वर्तमान 2021 के कुछ आंकड़े हैं यहाँ पर, जैसे देखिए एलआईसी का एसेट बेस जो है, यानी कि जो वेल्थ एसेट बेस है उसका लगभग 38 लाख करोड़ रुपए का है। 38 लाख करोड़ रुपीस एसेट बेस है। इन्वेस्टमेंट का जो स्थिति है एलआईसी की, वो है लगभग 37 लाख करोड़ रुपए की। 37 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बेस है।
लाइफ फंड जो होता है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है उसकी एक लाइफ फंड होती है, उस लाइफ फंड की स्थिति यह है कि लगभग 34 लाख करोड़ रुपए का LIC के पास लाइफ फंड है। अगर मार्केट शेयर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ पॉलिसी के आधार पर लगभग 74.6% का मार्केट शेयर नंबर ऑफ पॉलिसीज के आधार पर, और फर्स्ट ईयर प्रीमियम के आधार पर लगभग 66% का मार्केट शेयर 2021 में LIC का था। ये मार्केट शेयर कम ज्यादा होता रहता है क्योंकि भारत में और भी बहुत सी निजी कंपनियां भी हैं आजकल, तो इसके कारण से मार्केट शेयर में कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन जो लास्ट ईयर की पोजीशन थी वो इस तरह की थी। अब यहां पर हमें ये देखना है कि अगर LIC का IPO जारी किया जाता है तो क्यों किया जा रहा है, क्या आखिर रीजन क्या है। तो ऊपर जो हमने कारण बताए हैं कि कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं, कर्ज का भुगतान करना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, तो इन सब में पूंजी की जरूरत होती है। तो LIC के पास इतना कैपिटल है कि उसे कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं है। उसे व्यवसाय का अगर विस्तार करना है तो उसके पास बड़ी मात्रा में उसके पास ऑलरेडी कैपिटल उपलब्ध है, एसेट उपलब्ध है, इन्वेस्टमेंट की राशि उपलब्ध है, तो उसे कर्ज लेने की जरूरत नहीं है और IPO जारी करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर सरकार IPO ला रही है तो पीछे कुछ कारण होगा। तो दो कारण समझ में आता है, दो ऐसे कारण हैं जिसके कारण IPO LIC का IPO लाया जाने की जरूरत महसूस हुई होगी, ऐसा मैं समझता हूं। पहले एक तो ये है कि भारत सरकार चाहती है कि LIC का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, मतलब चूंकि भारत सरकार ने उसे 5 करोड़ पूंजी से शुरू किया है, तो वो चाहती है कि अब इतने सालों में इतनी बड़ी संस्था बन गई तो हम उसमें से कुछ जो हमारा प्रॉफिट है, इतने सालों में जो हमने कमाया, जो मेहनत की है, उसको डिसइन्वेस्ट करके हम कुछ पूंजी बाहर निकालें, यानी अपने काम में उसे लाएं। तो एक तो ये कारण हो सकता है, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट के रूप में जाना जाता है, आप सभी जानते हैं, विनिवेश कहते हैं। और दूसरा मकसद ये हो सकता है, जो LIC का मकसद हो सकता है कि LIC का ब्रांडिंग करना चाहते हैं, एक बड़ी कंपनी के रूप में, विश्व में एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में वो प्रदर्शित करना चाहते हैं कि अगर LIC शेयर बाजार में लिस्टेड हो जाती है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाती है, तो एक बड़ी कंपनी के रूप में दिखाई पड़ेगी, क्योंकि LIC के पास लाइफ फंड, इन्वेस्टमेंट फंड और एसेट बेस काफी बड़ा है। लेकिन यहां पर समझने की बात यह है कि सरकार को इसमें से लाभ कमाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो LIC का जो गठन हुआ है वो ऑलरेडी एक संसद के एक्ट के द्वारा हुआ है, और संसद के एक्ट के द्वारा जब गठित हुआ तो ये व्यवस्था की गई कि जो LIC का जो लाभांश होगा उसका 5% भारत सरकार को मिलेगा और 95% जो है वो जनता में बोनस के रूप में, यानी कि जो हमारे जो बीमा धारक होंगे उनको बोनस के रूप में मिलेगा। तो जनता को भी लाभ और सरकार के खजाने में भी पूंजी पहुंच गई। तो LIC एक ऐसी संस्था बन गई जो सरकार के लिए भी फायदेमंद रही और जनता को जो सुरक्षा चाहिए, जीवन सुरक्षा, वो भी मिल रही और लाभ भी मिल गया बोनस के रूप में। तो यहां पर कुछ आंकड़े हैं, जैसे आप देखेंगे कि अगर लाभांश के रूप में 5% सरकार को मिलता है तो आप देखिए 2019-20 में LIC ने 2697.74 करोड़ रुपए, 2697.74 करोड़ रुपए डिविडेंड के रूप में भारत सरकार को दिया। वो केवल 5% है। बोनस के रूप में जो जनता में जो पॉलिसी होल्डर्स थे, बीमा धारक थे, उनको जो 95% दिया, उसका तो आंकड़ा हम यहां पर बता ही नहीं सकते। लेकिन जो भारत सरकार को डिविडेंड के रूप में मिला वो था 2697.74 करोड़ जो मिला। अगर हम 1956 से लेकर चलें तो वो हो जाता है लगभग 28,000 करोड़ रुपए, 28,000 करोड़ रुपए केवल लाभांश के रूप में भारत सरकार को दिया जा चुका है। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार को LIC से लाभांश के रूप में एक बड़ी राशि हर वर्ष तो मिली जाती है। साथ ही साथ LIC एक ऐसा ब्रांड है जो सभी लोग उसको जानते ही हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो देखिए इतना सारा इन्वेस्टमेंट LIC करती है, जैसे आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा भी होगा कि LIC रेलवे में लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। अगर नेशनल हाईवेज के डेवलपमेंट के लिए देखेंगे तो 1,25,000 करोड़ रुपए का
निवेश कर रही है। तो इस तरह से भारत सरकार को एक बड़ी मात्रा में जो लाभ मिलना चाहिए और जो इन्वेस्टमेंट में मदद मिलनी चाहिए वो सारा एलआईसी कर रही है। इसके अलावा लेकिन फिर भी एक मकसद क्या हो सकता है, तो एक मकसद और हमें ये दिखाई पड़ता है कि पिछले बजट में डिसइन्वेस्टमेंट से जो रकम सरकार प्राप्त करना चाहती है वो है लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए का। तो अगर एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है तो अकेले एलआईसी के डिसइन्वेस्टमेंट से 1,00,000 करोड़ रुपए की आमदनी की संभावना है, यानी 1,00,000 करोड़ रुपए बाजार से कलेक्ट होने की संभावना है। अब ये 80,000 करोड़ भी हो सकता है, 90,000 करोड़ भी हो सकता है या 1,00,000 करोड़ भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि बाजार की उस समय की स्थिति क्या है। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जब एलआईसी इस तरह से भारत सरकार को लाभांश दे रही है, इन्वेस्टमेंट में सहयोग कर रही है, जब भी कोई आर्थिक संकट आता है तो एलआईसी जो है भारत सरकार की को जहां भी जरूरत होती है वो वहां जो है भारत सरकार को वो मदद करती है और वो उसमें अर्थव्यवस्था को एक स्टेबल बनाने में काफी मदद करती है। जैसे आईडीबीआई का संकट आया था तो आपने देखा कि आईडीबीआई के संकट के समय भी एलआईसी ने अपनी पूंजी लगा करके और आईडीबीआई की मदद की और आज वो स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर तो कायदे से होना ये चाहिए कि हम ये सोचते हैं कि एलआईसी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जनता को सुरक्षा भी दे रही है, पैसा जो निवेश हो रहा है उसका भारत के विकास में भी मदद कर रही है, सरकार को लाभांश के रूप में एक बड़ी पूंजी इकट्ठा हो रही है। तो कायदे से होना तो ये चाहिए कि एलआईसी जैसी और संस्था बनाई जाए, एलआईसी जैसी और संस्था बनाई जाए जो एक एग्जाम्पल बने विश्व के लिए कि एक एलआईसी नहीं, एलआईसी जैसी और भी संस्थाएं बनाई जा सकती है। तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा। एलआईसी के शेयर बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप एलआईसी जैसी और संस्था बनाइए, वो भी आपको डिविडेंड ला करके देंगे, वो भी आपकी मदद करेंगे। तो अब इतिहास में भी इसका नाम होगा, भाई एक एलआईसी बनाया जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उनके समय में बना, और आज अगर एलआईसी जैसी एक और संस्था बन जाती है तो इतिहास में नाम होगा। जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं या वर्तमान के जो वित्त मंत्री है उनका नाम होगा। और इससे इतिहास में जब भविष्य में हमारे बच्चे जब देखेंगे कि भाई एक एलआईसी जो 1956 में बनी और एक जो एलआईसी जैसी एक और संस्था का निर्माण जो है मोदी जी के टाइम हुआ, कितनी बड़ी बात होगी ये। और ये एक उदाहरण बन जाएगा, एक इतिहास का विषय बन जाएगा और लोग नाम लेंगे। तो यहां पर कहने का मतलब ये है, खैर ये सरकार का निर्णय है कि वो डिसइन्वेस्टमेंट करें या ना करें, लेकिन एक जो परिस्थिति दिख रही है उसमें तो यही लगता है कि एलआईसी के शेयर बेचने के बजाय उसे और मजबूत करने का प्रयास किया जाए तो बेहतर होगा। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी कि इसका अगर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग किया जाता है तो इसकी प्रोसेस क्या होती होगी। तो आइए देखते हैं आईपीओ की प्रोसेस क्या होती है। देखिए, जब भी कोई आईपीओ लाया जाता है तो इसमें एक जो है हायर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं। हायर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स मतलब जो कंपनी आईपीओ लाती है वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को लेती है। ऐसे 10 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो हैं एलआईसी ने भी चुने हैं, ऐसे 10 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स चुने हैं। जैसे कुछ एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं, जैसे गोल्डमैन सैक्स इंडिया सिक्योरिटीज है, जैसे सिटी बैंक ग्लोबल मार्केट है, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी करके कंपनी, ऐसे 10 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं। अब ये 10 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्या करेंगे, अंडरराइटिंग करेंगे। अंडरराइटिंग से मतलब क्या हुआ कि कितना फंड रेज किया जा सकता है इसके बारे में बताएंगे कि भाई हम जब एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना फंड रेज किया जा सकता है। तो ये एक तय होगा। फिर एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ये क्या होता है, आईपीओ जब जारी होता है तो उससे 21 दिन पहले सेबी के पास प्रस्तुत करना होता है। रेड हेरिंग, रेड डीआरएचपी बोलते हैं उसको, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। उसमें वो सब बताना होता है कि आप एलआईसी का जब आईपीओ जारी कर रहे हैं या किसी भी संस्था का आईपीओ जारी कर रहे हैं तो उसमें कैपिटल कितना कलेक्ट करना चाहते हैं, उसमें किस किस तरह से उसकी प्रोसेस क्या होगी, आप क्यों करना चाहते हैं, वो सारा रीजन बताना होता है, कंपनी के स्टेटस को बताना होता है।
वो DRHP में आ जाता है। फिर एक और चीज करनी होती है, उसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये जमा करना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होते हैं ROC, उनके पास जमा करना होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत काम करते हैं, तो ROC के पास ये जमा करना होता है। उनको भी ये बताना होता है, कंपनी जो ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होती हैं, कि कंपनी का बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब क्या बिजनेस है, ऑपरेटिंग डिटेल्स यानी कैसे आप ऑपरेट करते हैं, काम करने का तरीका क्या है, फ्यूचर स्ट्रेटजी आपका भविष्य में आपकी रणनीति क्या होगी, और आपका प्राइस बैंड क्या होगा, प्राइस बैंड क्या होगा। तो यहां पर अब ये सवाल उठता है कि जब कोई भी IPO आता है तो उसमें कौन कौन सी चीज हमें देखनी होती है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। देखिए, एक होता है लॉट साइज। लॉट साइज का मतलब होता है द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स बिड फॉर एन IPO, मतलब वो न्यूनतम शेयर जिसके लिए बोली लगाई जा सकती, उससे कम की बोली आप लगा ही नहीं सकते। मान लीजिए लॉट साइज उन्होंने 1500 शेयर का रखा, तो आप 1500 की बोली लगाइए या 3000 की लगाइए या 4500 का लगाइए, उसी के मल्टीपल में लगाना होता है। अगर लॉट साइज 100 का रहेगा तो 100 का लगाएंगे, 200 का लगाएंगे, 300। तो लॉट साइज होता है मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स। प्राइस बैंड क्या होता है? प्राइस बैंड एक रेंज होता है। प्राइस बैंड एक रेंज होता है। रेंज का मतलब होता है कि कितने से कितने के बीच, यानी किसी शेयर की वैल्यू 190 से 200 के बीच होगी या 110 से 120 के बीच होगी, वो प्राइस बैंड कहते हैं उसको, है ना, प्राइस बैंड। अब प्राइस बैंड में भी एक चीज होता है फ्लोर प्राइस। जो मिनिमम प्राइस होता है ना प्राइस बैंड में, उसको कहते हैं, मिनिमम प्राइस को कहते हैं फ्लोर प्राइस। और अब क्या होता है, जब सब्सक्राइब कर लेते हैं, बहुत सारे लोग सब्सक्रिप्शन दे देते हैं कि भाई हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, पूरे देश की जनता जो है या जो भी लोग IPO में अपना पैसा लगाएंगे, तो उसके आधार पर तैयार किया जाता है इशू प्राइस, मतलब प्राइस एट विच शेयर आर अलॉटेड, यानी जिस प्राइस पर शेयर अलॉट किया जाता है वही कहलाता है इशू प्राइस। अब LIC के संदर्भ में क्या चल रहा है अभी, अगर ये प्रोसेस को देखेंगे तो LIC में क्या चल रहा है, तो देखिए LIC ने 10 जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑलरेडी नियुक्त कर दिए हैं, और गोल्डमैन सैक जो है वो ऑलरेडी काम कर रही है ना, सिटी बैंक, ग्लोबल मार्केट, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी, ये सब अपना काम कर रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि LIC की जो ब्रांड वैल्यू है इसको बढ़ाया जाए, LIC का जो मार्केट में जो इमेज है उसको ठीक किया जाए, अच्छा किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। LIC की जो IPO की जो भावना है, IPO जो LIC का जब IPO जारी होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसे खरीदें, ये सब प्रयास वो लोग करते हैं। इसके लिए DRHP, RHP की तैयारी जारी है। प्राइस बैंड वगैरह, ऑफर प्राइस वगैरह, इसका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये जो मैंने पहले बताया आपको कि ये ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इस सब से आपको पता चल जाएगा कि जब ये प्रस्तुत करेंगे ना तो वहां पे मालूम पड़ेगा कि प्राइस बैंड क्या रहेगा और ऑफर प्राइस क्या रहेगा, है ना। तो ये सब के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी ये सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, थोड़े दिनों में ये निकल के आएगा। अगर वर्तमान स्थिति को देखें, वर्तमान प्रेजेंट सिनेरियो को देखें कि क्या स्थिति, तो देखिए अभी की जो स्थिति है, अभी तो ये है कि कोविड की तीसरी लहर का प्रभाव जो है पूरे मार्केट पर आ रहा है, तो इसके कारण ये फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा IPO के लिए। इसके अलावा LIC के जो कर्मचारी संगठन है वो भी IPO को सही नहीं मानते, और उसमें से कई कर्मचारी संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं। जो विदेशी निवेशक है, अब देखिए LIC में अभी तक ये है कि ये 100% भारत सरकार की संस्था है, तो भारत सरकार की संस्था है तो इसमें विदेशी निवेश की अभी तक तो गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन अब जब IPO जारी होगा तो उसमें कई तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, उसमें कई तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि पॉलिसी होल्डर हो सकते हैं, भारत की आम जनता हो सकती है। कुछ जो है क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कई म्यूचुअल फंड वाले लोग होते हैं, म्यूचुअल फंड जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो हो सकते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, FII भी हो सकते हैं। तो वो लोग जो शेयर खरीदेंगे, तो खासकर जब FII खरीदेंगे तो उसके लिए भारत सरकार को नियमों में बदलाव करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए LIC जो है ऑलरेडी लोगों को ये बोल रही है कि भाई आप डीमैट अकाउंट
अकाउंट खोलिए, पैन नंबर दर्ज कराइए, ये सब मोटिवेशन का काम जनता में चल रहा है। लेकिन इन सब चीजों का इंपैक्ट क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में भी थोड़ा चर्चा करना पड़ेगा। देखिए, भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक वेलफेयर स्टेट की बात करता है, कल्याणकारी राज्य। और जब एलआईसी बनाई गई थी तो उसका उद्देश्य भी कल्याणकारी राज्य का ही था। और कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट को चलाने के लिए हमें जरूरत होती है पब्लिक सेक्टर की, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पर सरकार हमेशा निर्भर नहीं रह सकती, उसे चाहिए सार्वजनिक उपक्रम। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके सार्वजनिक उपक्रम जो है वो बनाए गए थे। सार्वजनिक उपक्रम बनाने के कई और भी उद्देश्य थे, जैसे देखिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, ये भी एक मकसद होता है सरकार का, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना। और रोजगार भी ऐसा जिसको देख करके जो प्राइवेट कंपनीज वाले हैं वो अपने यहां रोजगार का स्टैंडर्ड तय करें, क्योंकि लोगों का जीवन स्तर बढ़ाना ये भी सरकार की ड्यूटी होती है। तो जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं वो एक आइडियल एम्प्लॉयमेंट स्टेटस प्रदान करते हैं। तो ये एक बड़ा काम जो है सार्वजनिक उपक्रम के माध्यम से हो रहा था। तो रोजगार क्रिएट करना, इसके अलावा देखिए हमारे देश में क्या होता है, क्षेत्रीय विविधता है, रीजनल जो है क्षेत्रीय विविधता, रीजनल डाइवर्सिटी होती है। कहीं पर तो विकास बहुत ज्यादा है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, और कहीं पर बिल्कुल भी विकास नहीं है। तो ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी होती है ना कि जिस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है उनको डेवलपमेंट लाया जाए वहां पे। तो कैसे लाएंगे, वहां पर भी सार्वजनिक उपक्रम काम करते हैं ना। ये सब तो एक सामान्य चीज है जो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो अब इसको जब एलआईसी का शेयर बेचेंगे तो एक सार्वजनिक उपक्रम की दिशा क्या हो जाएगी, जो अभी 100% भारत सरकार के नियंत्रण में थी, उसमें क्या होगा, शेयर होल्डर्स का हस्तक्षेप बढ़ेगा। शेयर होल्डर्स कौन होंगे, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं एलआईसी के पॉलिसी होल्डर भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं जो एलआईसी की पॉलिसी होल्डर नहीं है, भारत की जनता है, वो भी हो सकते हैं जो कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो भी हो सकते हैं जो कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। यानी कि शेयर जो भी खरीदेंगे वो उस सीमा तक एलआईसी के मालिक होंगे। तो अब एलआईसी के दो मालिक हो गए, एक मालिक वो जो भारत सरकार है और दूसरे वो जो शेयर होल्डर्स हैं। तो यहां पर क्या होगा कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों का प्रभाव पड़ेगा, किसके ऊपर, एलआईसी एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एलआईसी के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, भारत सरकार के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, बाजार के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, सब जगह पर इसका इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा। तो जैसे देखिए एलआईसी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, एलआईसी अभी तक जो सोच थी उसका ये था कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। यानी एलआईसी ने साफ वादा किया जनता को, भारत के नागरिकों को, कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, हम करेंगे आपकी सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा का एक बड़ा हिस्सा एलआईसी के द्वारा पूरा किया जाता था। राष्ट्रीयकरण का मकसद भी यही था। अब जब इसके शेयर बेचे जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस पर इसका इंपैक्ट भी आएगा, यानी कि जो इनकी भावना थी योगक्षेमम वहाम्यहम् में, उसमें शेयर होल्डर्स का इंपैक्ट बढ़ेगा। क्योंकि जब आप कोई जन कल्याणकारी योजना में एलआईसी का पैसा लगाएंगे, जब आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाना चाहेंगे, जब आप लोगों के वेलफेयर के लिए कोई काम करना चाहेंगे, तो शेयर होल्डर्स तो अपनी बात रखेंगे क्योंकि वो भी मालिक हैं। तो कहीं ना कहीं एलआईसी का जो डिसीजन मेकिंग है उस पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और इससे यह हो सकता है कि कल्याणकारी की राज्य की जो अवधारणा है इस पर कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे, यानी कि अब बाजार की तरफ एलआईसी को मुड़ना पड़ेगा। केवल वेलफेयर स्टेट वाला कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा देखिए शेयर होल्डर्स भी कई तरह के होंगे, हमारे पास पॉलिसी होल्डर वाले भी शेयर होल्डर होंगे और ऐसे भी शेयर होल्डर होंगे जिनके पास पॉलिसी नहीं है लेकिन वो उन्होंने शेयर खरीदा है। ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास पॉलिसी भी है और शेयर भी खरीदा। तो कई तरह के लोग होंगे जो एलआईसी के आईपीओ में अपना कैपिटल यानी अपनी पूंजी लगाएंगे। अब देखिए अभी स्थिति क्या है कि एलआईसी एक ऐसी संस्था है जो 135 करोड़ लोगों की संस्था है। भारत सरकार की संस्था होने का मतलब है 135 करोड़ लोगों की संस्था, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए एलआईसी बराबर है। यानी कि एलआईसी का एक सामान्य अर्थ भारत में जो प्रचलित है वो यही है, बीमा मतलब एलआईसी और एलआईसी मतलब भरोसा।
LIC मतलब भरोसा। तो ये जो चेंजेस आएंगे, ये जो आप शेयर बाजार में जो आप घुसेंगे, जब स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, जब मार्केटाइज्ड हो जाएगा LIC, यानी कि जब वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाएंगे और शेयर बाजार के थ्रू उसकी ब्रांडिंग होने लगेगी, तो ये जो फीलिंग है राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी वाली, इस पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा। कैसे इंपैक्ट आएगा तो ये भी देखिए आप, क्योंकि देखिए जो लोग LIC के शेयर होल्डर्स होंगे वो तो यही सोचेंगे कि LIC पर हमारा अधिकार ज्यादा है, और जो शेयर होल्डर नहीं होंगे, अभी भी हालत क्या है, कितने प्रतिशत लोग हैं जो शेयर खरीद पाते हैं? 3%। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में शेयर खरीदने वाले लोगों की संख्या अभी भी 3% से ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि शेयर खरीदने वाले लोग और वो जो शेयर नहीं खरीद पाएंगे, उनमें एक डिफरेंस पैदा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय भावना है और राष्ट्रीय एकता है, उस पर LIC की जो एक छाप है, एक राष्ट्रीय LIC, राष्ट्रीय एकता वाली LIC, उस पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा एक और इंपैक्ट आप देख सकते हैं, जो एम्प्लॉय हैं, अब अभी जब सार्वजनिक उपक्रम काम करती है तो उनका ध्यान ये रहता है कि वो एम्प्लॉय के इंटरेस्ट में भी काम करते हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉय कौन है? देश के नागरिक हैं, वही नागरिक जो उस सेवा में आ गए हैं, तो उनको ध्यान में रख करके काम किया जाता है। अब जब LIC में शेयर होल्डर्स का प्रभाव बढ़ेगा तो स्वाभाविक है वेतन भत्तों के निर्धारण में, पेंशन के निर्धारण में, कर्मचारियों को जो सुविधाएं दी जाती है उनके निर्धारण में कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट पड़ेगा। और सरकार को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी सुरक्षित रखना है और जो एम्प्लॉइज हैं उनके इंटरेस्ट को भी सुरक्षित रखना है। तो कई बार ऐसा होगा कि टकराव की स्थिति निर्मित हो सकती है, और ये टकराव जो है ये LIC में एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच बढ़ सकता है। तो ये इसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा भविष्य में। इन्वेस्टमेंट की स्थिति क्या होगी? देखिए, इन्वेस्टमेंट पे भी असर पड़ेगा। अभी सरकार की कोशिश ये रहती कि जहां भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो सड़क बनाने का हो, चाहे रेलवे का डेवलपमेंट हो, चाहे वो IDBI को मदद करने का हो, या जब भी शेयर बाजार में कहीं पर भी कुछ गड़बड़ लगता है भारत सरकार को, तो वो LIC के कैपिटल का उपयोग स्वतंत्र रूप से कर पाते हैं। अब जब शेयर होल्डर्स का प्रभाव बढ़ेगा तो स्वतंत्र रूप से ये पूंजी का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इसमें दिक्कत आएगी। और जो अभी राष्ट्रीय हित में पूरी तरह से हम काम करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। और क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो देखिए, एम्प्लॉयमेंट पर प्रभाव, क्योंकि जब भी कोई कंपनी का शेयर बेचा जाता है और जब शेयर होल्डर्स आते हैं और वो भी अपनी कंपनी में मालिकाना हक जताएंगे, तो भाई बोलेंगे खर्चा ज्यादा है, इसमें जो है खर्चे कम कीजिए, क्योंकि उनको लाभांश की चिंता होगी, भाई उनको भी फायदा चाहिए, तो वो तो खर्चे को कम करने के लिए बोलेंगे। अब जब खर्चे को कम करने बोलेंगे तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई जितने एम्प्लॉय है उसमें भी कटौती करो, रिक्रूटमेंट में कमी करो, भर्ती में कमी करो। तो भर्ती, रोजगार की स्थिति तो वैसे ही खराब है। और LIC जैसी बड़ी संस्था में जहां पर ऑलरेडी एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय और अधिकारियों की संख्या अब घटकर 1,14,000 रह गई है। इतनी बड़ी संस्था 1,14,000, एजेंट्स जो हैं वो लगभग 12,08,000 के आसपास हैं। तो काफी बड़ी संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का काम LIC करती है। अब जब खर्चे में कमी के नाम पर जब कटौती होगी तो स्वाभाविक एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाला जाता है वो भी कम होगा। अब जब रिक्रूटमेंट कम होगा तो सरकार का एक और मकसद रहता है, समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों को नौकरी देना, आरक्षण भी देना। इसका भी इंपैक्ट पड़ने वाला है इस पे। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी प्रभावित होगी, क्योंकि जब आप नौकरी नहीं देंगे तो जो समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी रोजगार में आने का अवसर कब मिलेगा। तो इसीलिए इस चीज पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, एक और चीज, बाजार पर क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, जब LIC जैसी बड़ी संस्था का IPO आता है तो बाजार में बहुत से बदलाव शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने छोटी कंपनियों में निवेश किए होंगे, जिन्होंने अपना पैसा छोटे उद्योगों में निवेश किए होंगे, वो क्या करेंगे, वहां से पूंजी निकालेंगे, वहां से कैपिटल निकालेंगे और वो पैसा कहां लगा देंगे?
LIC के IPO में लगा देंगे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बहुत सारे छोटे उद्योगों के सामने संकट खड़ा हो जाएगा, समस्या खड़ी हो जाएगी और वो भारत सरकार के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे छोटे उद्योगों की स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी भी भारत सरकार पर आ जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि LIC का IPO भी अपने आप में एक बहुत बड़ा IPO है, लेकिन इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको IPO की प्रोसेस, IPO के बारे में प्रारंभिक जानकारी और LIC में IPO के जो लाभ और हानि है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है संक्षेप में। लेकिन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हो सके तो इसे शेयर और लाइक भी करिएगा। और आप लोगों ने इतना हमें समर्थन दिया, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।